मैं हूँ राज पौडेल। आज हम लोग जानेंगे स्टीम इजेक्टर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हेल्प कीजिएगा। अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इजेक्टर, फंक्शन ऑफ इजेक्टर, पार्ट्स ऑफ इजेक्टर, टाइप ऑफ इजेक्टर, हगर एंड मेन इजेक्टर, ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम जानेंगे। ठीक, हम लोग पहला नंबर में देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इजेक्टर। जो हम लोग का स्टीम इजेक्टर का नोजल है वो काम करता है बर्नौलीज थ्योरी में। बर्नौलीज थ्योरी के आधार में स्टीम इजेक्टर काम करता है। बर्नौलीज थ्योरी बताता है कि पदार्थ का वेलोसिटी बढ़ाने में प्रेशर डिक्रीज होता है। एक स्टीम इजेक्टर नोजल का माध्यम से हाई प्रेशर स्टीम एनर्जी को वेलोसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बर्नौली थ्योरी बताता है कि एरिया कम होने से प्रेशर ड्रॉप होता है और वेलोसिटी इंक्रीज होता है। वेलोसिटी इंक्रीज होने में क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है। मतलब जहाँ प्रेशर ड्रॉप हो गया है वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, मतलब हम लोग उसका स्पीड बढ़ा दें। स्पीड बढ़ने में क्या होगा, वहीं पर वैक्यूम बनता है। जैसे हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं वो क्या करेगा, प्रेशर ड्रॉप करेगा और आसपास का चीज़ अपने साथ खींच के आगे लेके जाएगा। बर्नौली थ्योरी के बारे में और डिटेल में जानकारी लेना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक, अब हम लोग जानेंगे फंक्शन ऑफ स्टीम इजेक्टर। स्टीम इजेक्टर का काम है क्लोज सिस्टम से नॉन कंडेंसेबल गैसेस व एयर को नोजल का माध्यम से बाहर रिमूव करना। ठीक, एक क्या है, एक जो हम लोग का कंडेंसर है वो एक क्लोज सिस्टम में आता है। जो क्लोज सिस्टम है कंडेंसर है, वहाँ जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेस रहता है वहाँ एयर रहता है, उसको क्या करेगा इजेक्टर रिमूव करके बाहर फेंकेगा और कंडेंसर में कंटिन्यू वैक्यूम बनाते रहेगा। ये इजेक्टर का मेन काम है। अब हम लोग जानेंगे कि इजेक्टर का नोजल वैक्यूम कैसे बना रहा है, इजेक्टर का नोजल द्वारा कंडेंसर में कैसे कंटिन्यू वैक्यूम बन पा रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जो स्टीम इजेक्टर का नोजल का डिजाइनिंग है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग में रहता है। कन्वर्जिंग में क्या होता है, सडनली एरिया कम होता है, और डाइवर्जिंग नोजल में क्या होता है, एरिया बढ़ते जाता है। जब हम लोग स्टीम इजेक्टर में स्टीम का इन करवाते हैं वो मोटिव चेस्ट होके कन्वर्जिंग नोजल में जाएगा। जैसे कन्वर्जिंग नोजल में स्टीम जा रहा है, यहाँ पे सडनली उसका एरिया कम हो रहा है। एरिया कम होने वजह से उसका प्रेशर ड्रॉप हो गया और वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। वेलोसिटी इंक्रीज हुआ मतलब उसका स्पीड बढ़ गया। जैसे उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा वो अपना आसपास का चीज़ खींचने का कोशिश करेगा। यहाँ क्या था, हम लोग कंडेंसर से नॉन कंडेंसेबल गैसेस को यहाँ तक एक लाइन के माध्यम से पहुँचा के रखे थे। अब वो क्या करेगा, वही नॉन कंडेंसेबल गैसेस को साथ में खींच के लेके आगे जाएगा। आगे गया डाइवर्जिंग डिफ्यूजर में जाएगा। डाइवर्जिंग डिफ्यूजर का काम है जो अपना कन्वर्जिंग नोजल में ड्रॉप हुआ प्रेशर को फिर से दोबारा बढ़ाना। डाइवर्जिंग डिफ्यूजर में हमारा क्या हो रहा है, एरिया बढ़ते ही जा रहा है। जैसे हम लोग का यहाँ एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ाने में क्या होगा, बर्नौली का थ्योरी क्या बोलता है, जैसे एरिया बढ़ा देंगे तो पदार्थ का प्रेशर बढ़ेगा और वेलोसिटी डिक्रीज होगा। मतलब क्या है, पदार्थ का जो प्रेशर था वो बढ़ जाएगा और उसका जो स्पीड था स्पीड कम हो जाएगा। हम लोग डाइवर्जिंग नोजल में ले जाके क्या कर रहे हैं, जो इंक्रीज हुआ वेलोसिटी था उसको डिक्रीज करके फिर प्रेशर को दोबारा इंक्रीज करने का काम अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ इजेक्टर। हम लोग को यहाँ सबसे पहले देखने को मिल रहा है मोटिव फ्लूइड। मोटिव फ्लूइड से क्या होता है, स्टीम इन होता है। जैसे यहाँ से स्टीम इन हुआ, आगे हमको मिल रहा है मोटिव फ्लूइड नोजल। नोजल से क्या होगा, स्टीम आउट होकर जाएगा। उसके बाद जो स्टीम आउट होगा नोजल से हाई वेलोसिटी में आउट होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा। इसके वजह से जो नीचे साइड में देखेंगे तो इनलेट गैसेस या एयर नॉन कंडेंसेबल गैसेस कंडेंसर से सक करके दोनों खींच के आगे लेके जाएगा। आगे कहाँ पहुँचेगा, कन्वर्जिंग इनलेट नोजल में जाएगा। कन्वर्जिंग इनलेट का और आगे देखेंगे तो हम लोग को यहाँ मिल रहा है डिफ्यूजर थ्रोट मिल रहा है। जो थ्रोट है यहाँ पे सुपरसोनिक वेलोसिटी रहता है। उसका तो और आगे देखेंगे तो डाइवर्जिंग आउटलेट डिफ्यूज़र मिल रहा है। डाइवर्जिंग आउटलेट डिफ्यूज़र का काम है हम लोग का जो सुपरसोनिक वेलोसिटी का स्टीम था उसको क्या करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज कर देगा और प्रेशर को फिर से दोबारा इंक्रीज करेगा। उसके बाद जो आगे जा रहा है, आगे जाने के बाद आउटलेट में मिल रहा है। आउटलेट में जाके क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, अगर ये हॉगर के यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। मेन इजेक्टर को यूज़ करके वैक्यूम बना रहे हैं तो क्या होगा, जो भी यहाँ से आउटलेट हो रहा है ये आउटलेट पॉइंट से स्टीम और नॉन कंडेंसेबल गैसेस दोनों साथ में आउट होके कहाँ जाएगा, प्राइमरी इजेक्टर का प्राइमरी स्टेज का प्राइमरी कंडेंसर में जाएगा। इजेक्टर का प्राइमरी कंडेंसर में जाके वो कंडेंस होगा। फिर जो भी वो प्राइमरी कंडेंसर का नॉन कंडेंसेबल गैसेस है वो रिमूव करने के लिए और एक नोजल का यूज़ करते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप लोग को ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ इजेक्टर। नॉर्मल इजेक्टर जो है दो टाइप में रहता है, नंबर 1 हगर इजेक्टर, नंबर 2 मेन इजेक्टर। अभी हम जानेंगे हगर इजेक्टर के बारे में। ठीक, हगर इजेक्टर क्या है,
इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। हम लोग को सभी को पता ही है कि हॉगर इजेक्टर स्टार्टिंग टाइम में यूज़ करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको स्टार्टिंग इजेक्टर के रूप में भी जानते हैं। हॉगर इजेक्टर टर्बाइन रोलिंग करने से पहले, सिस्टम स्टार्टिंग के टाइम में या स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हॉगर इजेक्टर को लाइन में लेते हैं। ठीक, हॉगर इजेक्टर को क्यों लाइन में लेते हैं? हॉगर इजेक्टर का जो क्षमता है, हॉगर इजेक्टर का एयर खींचने का क्षमता, एयर रिमूव करने का या एयर एक्सट्रैक्शन करने का क्षमता उसमें ज़्यादा रहता है, हाई कैपेसिटी का रहता है। वो जल्दी से जल्दी वैक्यूम बनाने में मदद करता है। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग टाइम में क्या करेंगे, हॉगर को ही लाइन में लेते हैं। लेकिन हॉगर को लाइन में लेने का बेफायदा क्या है? जो हॉगर का स्टीम है, हॉगर में हम लोग जो स्टीम यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टीम है वो तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में हम लोग रिमूव कर रहे हैं, बाहर वातावरण में खुला रूप में वो स्टीम उड़ता है। इसीलिए हॉगर को यूज़ करने का एक ये बेफायदा है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे मेन इजेक्टर के बारे में। जो मेन इजेक्टर है इसको हम लोग रनिंग इजेक्टर के रूप में भी जानते हैं। क्यों रनिंग इजेक्टर के रूप में जानते हैं? ये रनिंग टाइम में इसको हम लोग यूज करते हैं। जब टर्बाइन में 30% से ज़्यादा लोड आएगा उस टाइम हम क्या करेंगे, मेन इजेक्टर को लाइन में लेंगे और हॉगर इजेक्टर को बंद कर देंगे। मेन इजेक्टर मल्टी स्टेज टाइप ऑफ इजेक्टर में आते हैं। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज रहता है। क्या होगा, प्राइमरी स्टेज का काम है कंडेंसर में वैक्यूम बनाना और सेकेंडरी स्टेज का काम है प्राइमरी स्टेज का वैक्यूम बनाना। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग को ज़रूरत है तो कमेंट कीजिए। अभी जो ये मीटर देख रही हो इसका नाम क्या है और ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसके बारे में कुछ आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। अगर पता नहीं है तो फिर भी कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में मैं इसके बारे में भी बताऊँगा। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, जैसा भी लगा है आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट से मेरे को वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है। आप लोग को अगर कहीं भी कुछ भी चीज़ का कमज़ोरी लग रहा है तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए कि अगले वीडियो में मैं वो कमज़ोरी को सुधार के अच्छा से आप लोग को समझा सकूँ।